गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 8 सिविक्स से चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड्स फॉर लॉ। यानी भारतीय संविधान और उसमें कानून की जरूरत क्यों होती है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका पॉइंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान होता क्या है। तो आइए हम बताते हैं भारतीय संविधान क्या होता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए, चाहे वो क्रिकेट के अंतराल हो, फुटबॉल के अंतराल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, देश हो, राज्य, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक रूल और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए एक रूल और रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत मेंटेन किया गया, और जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जो मेंटेन किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपना संविधान। हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन का होना अनिवार्य है। अगर संविधान नहीं होगा तो हम वो देश का रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना अति आवश्यक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो देश डेमोक्रेटिक हो वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक है। जैसे चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन अनिवार्य है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, किस पीरियड में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितने पीरियड का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सारा चीज जो होता है एक रूल और रेगुलेशन के अंतराल पे चलता है। तो उसी प्रकार देश को चलाने के लिए एक रूल और रेगुलेशन बना गया कि कैसे जनता को अपना अधिकार प्राप्त है, कैसे उसका ड्यूटी है, कैसे प्रधानमंत्री अपना कार्य करेंगे, कैसे किस चीज को कार्य करना है। ये सारा किसके अंतर्गत काम होता है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य होता है। अब जैसे समझिए, हमारा देश आजाद हुआ था, ब्रिटिश हिंदुस्तान पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, 1947 में। लेकिन हमारे देश में गणतंत्रता कब आई, 1950 में। 1950 में गणतंत्रता का मतलब है कि उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब उस समय से हमारे देश में रूल और रेगुलेशन का होना अनिवार्य हो गया था। अगर कोई कुछ रूल और रेगुलेशन के खिलाफ जाता था, उसके प्रति लॉ भी बनाए गए थे। तो ये सारी चीज का वर्णन हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्सिटी के क्षेत्र में बटा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न रंग के लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबको इक्वली राइट, अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। कोई लोगों में कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी से कोई भेदभाव ना करे, इसके लिए सबको इक्वालिटी प्राप्त है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे, काले, हर जात के, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजों का वर्णन संविधान के अंतर्गत हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई जाता है तो इसके लिए हमें क्या बनाए गए हैं, लॉ, कानून, ठीक है। तो हमारा कानून भी इसके अंतर्गत ही बनता है। तो अब समझिए हम क्या समझेंगे, द नीड्स फॉर लॉ। कानून की आवश्यकता क्यों होती है, आप यहाँ समझिए। संविधान हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो करवाता है, ठीक है। अगर जो व्यक्ति रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करता है तो उसके लिए लॉ बनाया गया कि उसके तहत उसको उस चीज की सजा मिल सकती है। आप जैसे देखिए, कोई नेता है, वो अपना पॉलिटिकल पावर को यूज करके गरीब व्यक्ति को अपने नीचे दबाने की कोशिश करता है। तो हमारा जबकि देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वालिटी प्राप्त है। तो कोई नेता कोई आम आदमी नहीं होता है। तो अगर कोई नेता अपना पावर का यूज करके अगर आम जनता को कष्ट पहुंचाने का कोशिश करता है तो उसके लिए ये एक्ट भी बना है कि अगर कोई विरोध करता है, अगर कोई आम जनता उसके खिलाफ विरोध करता है, वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसके प्रति अपना ये दे सकता है, अपना व्यक्तित्व दे सकता है कि ये नेता हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है या अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। तो ये सारी चीज हमारे लॉ के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जैसे 1961 ईस्वी में हमारा डॉरी सिस्टम को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज था कि हमारे पुराने जमाने में कहा था कि डॉरी सिस्टम के कारण लड़कियों को बोझ माना जाता था, जिसके कारण उसकी मृत्यु कर दी जाती थी पेठी में। तो 1961 जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा तो उन्होंने 1961 ईस्वी में मतलब डॉरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और 1961 से 1981 ईस्वी के बीच में ये एक्ट पारित किया कि अगर कोई लड़की वाला पक्ष या लड़का वाला पक्ष जबरदस्ती एक दूसरे से दहेज आदान प्रदान करता है तो उसके लिए वो सजा
है, यानी उसके लिए उसकी सजा है 5 साल की सजा और 15,000 रुपया जुर्माना। अगर कोई लड़का वाला का परिवार वाला जबरदस्ती दबाव करता है लड़की के परिवार वाला पे, तो उसे ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा और 5 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये सारे चीज हम किसमें पढ़ते हैं? द नीड्स फॉर लॉ के अंतर्गत। अगर कोई चोरी चकारी कर दिया, अगर कोई कानून का गलत उपयोग कर दिया, जैसे पुलिस ही लोग होता है, ठीक है, कानून का अलग, उसके पास हथियार है, उसे बंदूक दिया गया, तो इसका मतलब वो नहीं कि आम पब्लिक पे वो बंदूक छोड़ सकता है, उसके लिए भी वो कानून बना हुआ है कि वो किस पे वो कर सकता है, किसको वो अरेस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं कि चलते फिरते राह में सबको अरेस्ट कर देगा। तो ये सारे चीज हमें एक लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का बहुत गहरा मेल है, क्योंकि संविधान रूल को बताता है, ठीक है, और जो रूल को तोड़ता है उसके वो किसके अंतर्गत आता है? लॉ के अंतर्गत। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, अगर स्कूल में होमवर्क करके नहीं गए तो कोई टीचर होता है कि जो होमवर्क करके नहीं जाता है उसे बाहर खड़ा करवा दिया गया, जो क्लास में हल्ला करवा दिया उसको कान पकड़ के खड़ा कर दिया, यानी हर पनिशमेंट का, हर चीज का अलग अलग पनिशमेंट है। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज इसका फॉलो नहीं करता है, जो नेता अच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसको डायरेक्ट हटा, जरूरी नहीं कि 5 साल पे हटाया जाए, उसे अनिश्चित काल में भी हटाया जा सकता है। तो ये सारा चीज हम किसके अंतर्गत समझते हैं? तो लॉ के अंतर्गत। तो ये हमारा हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड्स फॉर लॉ, जिसके अंतर्गत हम हर वो चीज को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा अधिकार है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमारे लिए हमारा एक इक्वालिटी, अगर हम चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम चाहे तो राष्ट्रपति बना सकते हैं। यहाँ पर लोग खुद से प्रधानमंत्री या खुद से राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक के हाथों में है। और ये डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का होना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें लॉ की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तब तक के लिए आप इतना समझिएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा सॉल्व तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अभी इसके लिए थैंक यू।